नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर मुनाफा वसूली के बाद कुछ खरीदारी के मौके यहां पर निकलने लगे हैं। और आज तो वैसे भी वैलेंटाइंस है और माना जाता है कि जो एक लंबी लिस्ट है जहां पर लोग खरीदारी करते हैं वैलेंटाइंस डे के दिन, उसमें ज्वेलरी का भी एक यहां पर महत्व है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल की तेजी के बाद फिर से कुछ दबाव बनता हुआ नजर आया है, लेकिन काफी हद तक कच्चा तेल अब यहां पर एक रेंज बनाता हुआ दिख रहा है। 82 के लेवल्स नीचे में टूटते हुए नहीं देखे और ऊपर में 86 के आसपास फिर से यहां पर दबाव बनता है। साथ ही बात करेंगे गेहूं की, जहां पर एक्सपोर्ट फिर से होने की बातें की जा रही हैं। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने, साथ ही पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली से करेंगे बात। और ब्रेक के बाद गेहूं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने के साथ, और जनवरी की जो तेजी है वो फरवरी में कुछ गायब होती हुई नजर आई है। इसका कितना असर किशोर हम खरीदारी पे यहां पर आता हुआ देखेंगे, और करंट लेवल्स पे क्या फंडामेंटल्स देखे जाएं और क्या इन स्तरों पर आप खरीदने की राय देंगे। किशोर से यहां पर संपर्क टूटता नजर आया है। अनुज, आपका क्या व्यू है सोने के करंट लेवल्स पे, क्या करने की राय है? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, इंटरनेशनली अगर देखें तो $1850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि आज यूएस के सीपीआई के डेटा आने हैं, उसके बाद एक ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा। मगर हमें लगता है कि देखिए, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा एक साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया है, रेंज बाउंड मार्केट हुआ है। मगर अभी भी लॉन्ग टर्म जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर मैं बाय का ही रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी गोल्ड अगर देखेंगे तो 1850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इंटरनेशनली 1840 काफी अच्छा एक सपोर्ट है। डोमेस्टिक अगर देखें तो करीबन 56,500 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि प्राइस नीचे 56,500 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। ऊपर में 56,900 57,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। फिलहाल अगर हम एक शॉर्ट टर्म को देखें तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग आपको देखने को मिल सकती है, नीचे 56,000 के आसपास खरीदारी करने की और 57,000 के आसपास बिकवाली करने की। तो रेंज मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से फेडरल बैंक थोड़ा लेस हॉकिश है, मगर डिपेंड कर रहा है कि जो आज सीपीआई के ईयर एंड और बेसिस के डेटा आएंगे उस पर कैसा ट्रेंड होता है, और उसके बाद फेडरल बैंक का क्या इंस्टांस है इंटरेस्ट रेट को लेके, वो यहाँ पर डिसाइड होता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में देखने को मिलेगी। ओके, रेंज बाउंड मार्केट लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। किशोर भी हमारे साथ मौजूद है। किशोर, आपका व्यू क्या है नियर टर्म के बेसिस पर, और साथ ही क्योंकि ऑल टाइम हाई से प्राइसेस रिट्रेस हुए हैं, अगर किसी का लॉन्गर टर्म विजन हो तो क्या सजेशन आप दे रहे हैं? खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर या और बेटर लेवल्स मिल सकते हैं? शायद किशोर तक ऑडियो नहीं जा पा रही है। किशोर से रिकनेक्ट करेंगे और तब उनका व्यू लेंगे प्राइसेस पे। लेकिन हाँ, अगर आप गोल्ड के प्राइसेस देखेंगे तो हमने 5 हफ्तों के निचले स्तरों पर प्राइसेस आते हुए दिखाई दिए हैं। ऑल टाइम हाईज जनवरी में टच, और उसके बाद प्राइसेस थोड़ा रिट्रेस हुए हैं। इनफैक्ट सिमिलरली सिल्वर में हमने कंपैरेटिवली गोल्ड के ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखी है। एक व्यू सिल्वर पर भी ले लेते हैं और उसके बाद गोल्ड पर वापस लौटेंगे। अनुज, क्या व्यू है आपका सिल्वर पर इन लेवल से? यहाँ भी 66,400 के आसपास प्राइसेस कल भी थे, उन्हीं लेवल्स के आसपास आज भी ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ नियर टर्म में आप रेंज क्या देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, नियर टर्म मुझे लगता है कि सिल्वर में एक रेंज रहेगी, नीचे में करीबन 65,000 और ऊपर में करीबन 68,000। ये 3,000 पॉइंट की रेंज है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे इंटैक्ट होती हुई दिखाई देगी। सिल्वर अगर देखें तो जहां पहले $24 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब वो $22 के नीचे ट्रेड आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरटोन यहाँ पे थोड़ा सा वीक हुआ है, मगर ज्यादा वीकनेस मुझे लगता नहीं है। शॉर्ट टर्म में भावों में जरूर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर किसी को ट्रेड लेना है वेरी शॉर्ट टर्म में इंटरडे पर्सपेक्टिव से, तो बिकवाली का ट्रेड सजेस्टेड रहेगा। करीबन 66,800 के आसपास बिकवाली करें, 67,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट नीचे 66,000 तक देखने को मिल सकता है। और अगर किसी को थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 65,000 की रेंज में अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि $20 और $21 काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट दायरा रहेगा, जहां पर मुझे लगता है कि एक दोबारा से एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। हालांकि हमें लगता है कि मार्केट जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों का ही रेंज में अटकता हुआ दिखाई देगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फरवरी के महीने में, क्योंकि ज्यादा अभी कोई ऐसा डिमांड सप्लाई का सिनेरियो नहीं है, कोई ऐसा बड़ा फेस्टिवल नहीं है, और साथ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो शादियों की खरीदारी है वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट होती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल फरवरी के महीने में आपको थोड़ा सा मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा गोल्ड सिल्वर का। ओके, एक रेंज में यहाँ पर अटकता हुआ नजर आया है, अपने हाई से काफी नीचे है और करंट लेवल्स पे कंसोलिडेशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। किशोर, आप तक हमारी आवाज अब पहुंच रही है? यस मनीषा। ओके, पिछली 2 बार हमने आपको ट्राई किया लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही थी। किशोर, क्या आप यहाँ पर वैलेंटाइन की खरीदारी कर रहे थे?
नहीं नहीं वैलेंटाइन आई थिंक मतलब सी गोल्ड सिल्वर आप भी जानते हैं कि डिमांड सप्लाई का जो स्पेशली जो असर है प्राइस पे काफ़ी कम रहता है और मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो आज का जो शाम को इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाला यूएस का आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होंगे। 0.5% के आसपास का मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। उससे अगर थोड़ा सा सॉफ्टर आता है इन्फ्लेशन तो गोल्ड में बड़ा रैली देखने के लिए मिल सकता है बिकॉज अगेन इंटरेस्ट रेट हाइक्स का शायद एक बार रुकावट हो सकता है या छोटा हाइक्स हो सकते हैं फेड की तरफ से, एक जो रवैया है वो बदल सकता है। बट अगर इन्फ्लेशन नंबर अगर बढ़ के आ जाता है तो अगेन वो आपको जो डिप देखने के लिए मिल सकता है बिकॉज प्राइसेस में अभी तक जो है 0.5% आसपास का जो मंथली इन्फ्लेशन नंबर डिस्काउंटेड है। सो इंट्राडे के लिए मैं स्ट्रिक्टली बाइंग का सलाह दूंगा 56,600 के आसपास और 56,425 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए और टारगेट्स हो सकता है 56,900। बहुत ही छोटा सा टारगेट दिया है बिकॉज रेंज बाउंड मार्केट है। शाम को नंबर आने के बाद इसको एक क्लियर व्यू लेना बेहतर रहेगा, तो तब तक इसमें थोड़ा सा शॉर्ट छोटा सा ट्रेड्स कर सकते हैं। ओके किशोर, चांदी आप यहाँ पर कैसे करता हुआ देखते हैं? जैसे अनुज ने कहा कि एक रेंज बाउंड यहाँ पर कारोबार बना रह सकता है। माना यह जा रहा है कि चांदी भारतीय बाजारों में डिस्काउंट पे कारोबार कर रही है क्योंकि भाव इतने ज्यादा चढ़ चुके हैं, पिछले साल के इंपोर्ट्स इतने ज्यादा थे कि इस वक्त खरीदार ना होने की वजह से कांस्टेंट डिस्काउंट में फिजिकल मार्केट्स में यहाँ पर काम है। यहाँ पर प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है? सी जो डोमेस्टिक डिस्काउंट है सिल्वर का वो एक्चुअली जो पहले जो ड्यूटी डिफरेंशियल था उसके वजह से जो सिल्वर का जो बहुत ही बड़ा इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स आए थे जिसमें ब्लेंडेड मेटल था, तो आई थिंक वो जो इन्वेंट्री है वो थोड़े आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए वो प्रेशर बने रखेगा। सो फिजिकल ऑफ टेक नहीं है, इधर बोथ गोल्ड एंड सिल्वर में दोनों में फिजिकल ऑफ टेक काफ़ी कमज़ोर है। एक्चुअली आप ज्वेलरी डिमांड अगर देखें तो काफ़ी कमज़ोर है, तो सिल्वर का जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो काफ़ी हाई है, उसके वजह से जो आपको डिस्काउंट चल रहा है वो अभी भी दिखेगा। ब्रॉडली जो प्राइस है अगेन लास्ट 2-3 दिन से भी डॉलर एक दिन थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, आज थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस है। सो डिपेंडिंग अगेन इन्फ्लेशन नंबर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। मेरे हिसाब से बोथ इंडस्ट्रियल मेटल्स दैट इज नॉन फेरस मेटल्स और सिल्वर दोनों सा हल्का सा वीकनेस रहना चाहिए बिकॉज फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आ रहा है बेस मेटल्स में जो चाइना से एंटिसिपेटेड है। सो बेस मेटल पैक थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, तो इसके वजह से सिल्वर में भी कमज़ोरी आ सकता है। तो इमीडिएटली जो इंट्राडे के लिए 66,650 के आसपास सेलिंग का सलाह दे सकता हूँ। 67,050 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। डाउन साइड में 65,700-750 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके तो चलिए, तो रेंज और लेवल्स की बात हुई है, लेकिन जैसे किशोर ने भी कहा कि इन लेवल्स पर सोना हो या फिर चांदी, फिजिकल डिमांड कम है। और क्या है डिमांड का सिनेरियो, प्राइसेस पर भी क्या व्यू बन रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। राजीव पोपली, डायरेक्टर पोपली ग्रुप से हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी, ओवरऑल डिमांड तो समझेंगे, लेकिन पहले तो ये बताइए वैलेंटाइंस डे पे आमतौर पर ज्वेलरी की बाइंग कितनी होती है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आज के दिन? ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस काफी इम्पोर्टेंट कंसर्न है हमारे लिए भी, एंड ये सिर्फ वैलेंटाइंस डे के लिए नहीं बट एटलीस्ट 7 to 8 डेज पहले प्लानिंग हो जाती है। जो अनुभवी मर्द है वो पहले से प्लान कर लेते हैं और बाकी जो है वो लास्ट मिनट शॉपिंग भी हो जाती है आज के दिन। बट इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग, एंड जो हम देख रहे हैं कलेक्शन वाइज ये ज्यादा डायमंड की ओर होती है। इनफैक्ट हमने जो कलेक्शन बनाई है वैलेंटाइंस के लिए स्पेशली हार्ट शेप डायमंड्स के ऊपर बनाई है, एंड ये काफी ज्यादा डिमांड होती है बिकॉज इट्स अ नो ब्रेनर। व्हाट वी फील इज कि जो मेन है वो फास्ट शॉपिंग करते हैं तो उन्हें ज्यादा कुछ डिजाइन या डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। दे जस्ट पिक अप एंड यू नो कंप्लीट देयर शॉपिंग फॉर वैलेंटाइंस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। राजीव, आप तो ये भी यहाँ- कहेंगे कि जो अनुभवी और इंटेलिजेंट मैन होते हैं वो प्राइसेस और वेट वगैरह भी नहीं देखते? Yes, of course, it's an emotional purchase. So all they have to see is a smile on the face when they. So ये important aspect है। यहाँ commodities और rates और escalation in prices ये सब कहाँ भी concern नहीं होते हैं। होने भी नहीं At least for a चाहिए। day, at least for a day in the year, we are avoid all these issues of commodities, you know. Absolutely. Whereas Valentine shopping is concerned, तो हम इसे ज्यादा better pack करते हैं subject को। जैसे इसके स्पेशल पैकेजिंग आती है हमारे लिए। सो एवरी प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड फॉर शॉपर्स फॉर वैलेंटाइंस इज एक्चुअली पैक्ड विद अ टेडी बेयर, एंड ये पूरा एक सजा के एक दिया जाता है सो दैट
the person who's gifting doesn't have to think anything further. You know, it's a complete package, and you just hand it over and see the smile on the face. That's more important. Rajiv, Than clearly- anything else as concern is concerned. एब्सोल्युटली राजीव, क्लियरली दिस इज ये एक ऐसा ओकेजन है जहां पर हैवी वेट बाइंग तो नहीं होती होगी, एवरीडे वेयर ही होता होगा, लेकिन इसके बीच में भी सोना, चांदी, प्लैटिनम, कहां पे ज्यादा आप यहां पर एक बाजार में तवज्जो आता हुआ देखते हैं आज के दिन? So basically, not on the basis of Valentine's जो demand होगी, but as a commodity, yes, of course, demand is consistent because wedding season is still on for us. Yeah. इसकी shopping चालू है, but जो Valentine की होती है, basically, irrespective of the value, it is more like solitaires and good self-gifting products. तो ये ज्यादा यूज की जाए ऐसी चीजें होती है, and जो लॉकर में नहीं जाए वो गिफ्ट्स होती है basically. So that's basically a Valentine gift, whereas gold rate is still lucrative. 57,000 odd is the gold rate today we have, and that's quite lucrative for the wedding shopping because we've seen little higher earlier, and with this dip, it's still becoming an incentive buy. Jewelry shopping for gold अभी अच्छी चल रही है वैसे भी. We feel because wedding shopping there's an important aspect of gold demand. तो ये चालू है. At the same time, diamond jewelry shopping for weddings is also an important aspect today. ओके, इनफैक्ट क्विकली राजीव जी एक चीज और, जनवरी वर्सेस फरवरी के अगर बाइंग या डिमांड ट्रेंड्स देखें तो कुछ डिफरेंस नोटिस किया है क्या, कंसीडरिंग जनवरी में प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे थे, फरवरी में प्राइसेस ऊपरी स्तरों से रिट्रेस हुए हैं, वेडिंग सीजन भी ऑन है, तो क्या डिफरेंस बाइंग देखने को मिली है? So slightly because of the sudden jump in January, एक थोड़ी hold back हो जाती है buying में, because consumers want to see a stable price. अब जो उन्होंने stable price देख ली है and that slight dip is also an incentive. तो ये important है कि वो decision अभी close करे because wedding is an immediate requirement. अभी इसमें prolong नहीं की जा सकती है. So that's why they feel कि February has become a better demand than January for us as a conversion is concerned. तो ये एक important aspect हो जाती है when you see a slight dip, consumers go in and try to close the conversation. पॉइंट टेकन, यानी कि खरीदारी है, फरवरी का महीना बेहतरीन है और बहुत सारे रीजंस हैं उसके लिए, और क्लियरली जैसे कहा गया कि वैलेंटाइन पे बाइंग अच्छी खासी है, और मेजर जो चीज़ है यहाँ पर वॉच करने के लिए वो यहाँ पर पैकेजिंग है, जिसके ऊपर राजीव ने ऑफकोर्स यहाँ पर एम्फेसिस भी किया. राजीव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, एंड होपिंग कि आज के दिन और सेल्स यहाँ पर आपके लिए काफ़ी बेहतर रहती हैं. ये तो बात हुई सोने चांदी की यहाँ पर, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर मेटल्स की भी कर लेते हैं. अनुज, यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम अपने निचले स्तरों से कुछ खरीदारी यहाँ पर जरूर देख रहे हैं, लेकिन अगर हम वीक ऑन वीक और मंथ एंड मंथ भी देखें तो अपने हाई से सभी मेटल्स में यहाँ पर गिरावट है. देखिए मनीषा जी, कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर हमने बेस मेटल्स को आते हुए देखा है, जहां पर हमने कॉपर में, एल्युमिनियम में, जिंक में एक लोअर लेवल से रिकवरी देखी है. हालांकि आगे का जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली सीपीआई पे डिपेंड करेगा, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो हमने कल एक रिकवरी डाउ इंडस्ट्रियल इंडेक्स में आती हुई देखी, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि बेस मेटल में मोमेंटम देखने को मिला है. हालांकि चाइना से भी थोड़ी बहुत डिमांड हम देख रहे हैं, मगर डेफिनेटली जो लोअर लेवल्स आए हैं यहाँ पर हम एक अच्छी खासी खरीदारी आते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से एक बाउंस बैक रहा है. मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही देखने को मिलेगा, ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी देखने को नहीं मिलेगी. अगर हम एक कॉपर की बात करें पर्टिकुलर, हमें लगता है कि नीचे में 765 और ऊपर में करीबन 780, ये 15 रुपए की रेंज है जिसमें कॉपर के अंदर मोमेंटम देखा जा सकता है. बट इनिशियली जो ट्रेंड पकड़ा है, मुझे लगता है कि आज के लिए इंट्राडे के लिए बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी. 770 के आसपास खरीदारी करें, 765 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 778 780 तक देखने को मिल सकता है. सिमिलरली एल्युमिनियम के अंदर भी हमने एक गिरावट आते हुए देखी और यहाँ पर फिर अगेन एक्यूमुलेशन आते हुए देखा. यहाँ पर करीबन 212 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था. तो मुझे लगता है कि 212 के लेवल से एक रिकवरी आना चाहिए, और ऊपर में हमें लगता है कि 218 219 तक के लेवल एल्युमिनियम में देखे जा सकते हैं. एलएमईपी की अगर बात करें इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री काफी लोअर लेवल पर है कॉपर की, और एल्युमिनियम की भी इन्वेंट्री में हमने कुछ गिरावट आते हुए देखी है. तो इन्वेंट्री की साइड से भी एक बाउंस बैक सपोर्ट बेस मेटल को मिलता हुआ दिखाई देगा. ओके, तो ये तो बेस मेटल्स पर राय हुई, लेकिन किशोर क्विकली क्रूड ऑयल पर आपके कमेंट्स क्या हैं? आई थिंक क्रूड शॉर्ट टर्म में इसमें तेजी बरकरार रहना चाहिए. आज का जो स्पेशली जो डिप आया है, जो कल यूएस ने फर्दर एसपीआर रिलीजेस का जो अनाउंसमेंट किया है, उसके वजह से थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में डिप आ रहा है. बट आई थिंक मोमेंटम तेजी का है, तो नीचे के स्तर में इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए. अगेन ऑप्शंस में अगर बात करें, 6500 का कॉल ऑप्शन मुझे बेहतर लगता है. अगेन अराउंड 100 रुपये के आसपास 6500 का कॉल खरीदारी कर सकते हैं, 65 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं. 150 to 160 के आसपास ये कॉल ऑप्शन ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ पे एक बेहतर विकल्प हो सकता है.
आपका स्वागत है और शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल अब हमारे साथ हैं। अजय नमस्कार। पिछले 2 दिन में गेहूं पर फिर से काफी सारी खबरें निकली हैं। एक तरफ ये माना जा रहा है कि गेहूं की फसल काफी अच्छी रह सकती है, नियर रिकॉर्ड हाइस हो सकती है, एक्सपोर्ट बैन अप्रैल के बाद शायद खुलेंगे। दूसरी तरफ जिस तरह की सरकार की प्रोक्योरमेंट एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर भी यहाँ पर एक नंबर है। स्टॉक लिमिट की बातें दूसरी तरफ यहाँ पर की जा रही हैं, तो काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ पर बाजार में है। आप क्या सुन रहे हैं? कैसे हैं प्राइसेस, कैसी है मांग? सरकार ने जो सेकंड टेंडर हुआ था उसमें काफी कीमतें घटा दी और ऑल इंडिया एक रेट कर दिया। अभी सरकार कोई भी हाल में जो है गेहूं के जो कीमतें हैं उनको एकदम नियंत्रण में लेके आना चाहती है, बल्कि हाफेड की एक स्कीम है जिसमें हाफेड जो है 27.5 या 28.5 रुपये में ऑल ओवर इंडिया आटा बेचेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सब चीजों में ये है कि अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि जो अभी नया सीजन आएगा उसमें वो अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट कोई भी तरीके से फुलफिल करे। उसके लिए चाहे स्टॉक लिमिट लगानी पड़े या कुछ भी करे, मतलब जो है गवर्नमेंट उस तरह का माहौल बनाना चाहती है कि सारी गेहूं जो मैक्सिमम मार्केट में आए, सरकार अपने कॉफर्स भरे और अपना बफर स्टॉक फिर से रिबिल्ड करे। तो प्राइवेट ट्रेड काफी कश्मकश में है कि आने वाले साल में जो उनको किस तरह से इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना है। तो फिर मिस्टर गोयल, फिर ये एक्सपोर्ट लाइकली सिचुएशन कैसी लग रही है आपको? कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है और आपके व्यू क्या है इस पर? एक्सपोर्ट को मेरे ख्याल से जून से पहले रिव्यू नहीं किया जाएगा। जून में जब फसल सारी तरह से कट चुकी होगी और गवर्नमेंट अपना टारगेट पूरा कर लेगी और उनको लगेगा कि अभी कोई खतरा नहीं है, तो हो सकता है कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस पे जो है एक्सपोर्ट खोले। लेकिन आज की तारीख में वो सरकार की प्रायोरिटी नहीं लग रही। प्राइसेस पे क्या व्यू है फिर अजय जी? प्राइसेस अभी तो सबड्यूड रहेंगी क्योंकि गवर्नमेंट का हैवी इंटरवेंशन है ओके अभी करंटली, एंड न्यू सीजन भी स्टार्ट होने में बस महीना भर बचा है। तो मुझे नहीं लगता मार्केट्स कुछ अभी जल्दी से उठेंगे अगले 1-2 महीने, अनलेस कोई वेदर का जो है नेगेटिव रिपोर्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट सुनने को पड़े। ओके, चलिए शुक्रिया अजय जी आने के लिए शो में अपने व्यूज़ देने के लिए। तो क्या किस तरीके की अराइवल्स रह सकती हैं, किस तरीके के प्रोडक्शन नंबर्स दिख रहे हैं और एक्सपोर्ट की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उन तमाम मुद्दों पर अजय जी ने अपने व्यू दिए। लेकिन क्विकली स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस कर लेते हैं और अनुज हमारे साथ बने हुए हैं ही ऑलरेडी। अनुज, अगर पूरे एग्री कमोडिटी पैक को देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक में हमने कल की स्ट्रेंथ एक्सटेंड होते हुए देखी, ग्वार पैक में थोड़ी खरीदारी दिख रही है, स्पाइसेस का पैक मिला जुला है। आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ दिख रही हैं? देखिए दीपाली जी, यहाँ पर जीरा में हमने एक गिरावट आते हुए देखिए, ऑलमोस्ट 31,000 के आसपास के लेवल आते हुए दिखाई दिए। टेक्निकल चार्ट पर थोड़ा सा वीकनेस इंडिकेशन हो रहा है। हमें लगता है कि जीरा में अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और नीचे भाव करीबन 30,500 से लेकर 30,000 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ऊपर में अगर 31,500 31,600 तक के लेवल आते हैं तो जीरा के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्वार की, तो यहाँ पर भी हमने एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा है। ग्वार हमें लगता है कि अगेन एक दबाव में आ सकता है, ऊपर 5900 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 6,000 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट नीचे 5750 तक देखने को मिल सकता है। तो जीरा और ग्वार में बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं स्पाइसेस पर और ग्वार पैक पर, जहां पर 30,000 के लाइकली टारगेट्स नीचे की तरफ जीरे में अनुज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 31,200 के आसपास फिलहाल ये कारोबार करते हुए 31,205 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ किशोर भी बने हुए हैं। किशोर, एक आउटलुक आपका रुपी पर भी ले लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्शन यहाँ पर हमने नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके की मूवमेंट डॉलर की रही है, बॉन्ड मूवमेंट रही है, क्या व्यू है आपका रुपी मूवमेंट पर? आई थिंक रुपी फिलहाल के लिए तो एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रांग रहना चाहिए, बिकॉज जितना भी हम लोगों का जो डॉलर रिलेटेड पॉइंट्स है, स्पेशली जो रेट हाइक्स का जो साइकिल में जो पॉज हुआ है, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का जो करेंसी से वो थोड़ा सा स्ट्रांगर है कंपेयर टू द डॉलर। सेकेंड इज दैट कि यूएस का अगर इन्फ्लेशन अगर सॉफ्टन हो जाता है फर्दर, एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, डोमेस्टिक सेक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है,
तो मेरे हिसाब से यहाँ से ऑलमोस्ट एक बेस हिट कर चुके हैं, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन का आशंका नहीं है। फर्दर इवन एट करंट लेवल से यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकता है। अगर ट्रेड लेना है तो एक बार मैं 80 to 75 का कॉल ऑप्शन बिकॉली का सलाह दे सकता हूँ। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा डिप्रिशिएट होगा। चलिए, वो यहाँ पर एक पॉजिटिव है कि बहुत डेप्रिसिएशन रुपए में यहाँ पर अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। और डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो वो भी 103-104 की रेंज में यहाँ पर अटकता हुआ नजर आया है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया अनुज किशोर साथ जुड़ने के लिए। मुझे दीपाली को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट्स पे पूरा एक्शन लेकर आएंगे सुमित मल्होत्रा के साथ।